Good morning, students. We have learned about criminal system in India. ओके, तो चैप्टर नंबर 6 है ये आपके सिविक्स की बुक का. चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसके लास्ट यूनिट. थर्ड यूनिट हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियोस. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ऑफ द चैप्टर द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. फ्रेंड्स, लास्ट यूनिट में हमने एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में अच्छे से जान लिया था. साथ ही हमने जाना था बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते क्या हैं. आज यानी कि यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में. डिफेंस लॉयर कौन होता है ये भी जानेंगे. साथ ही जज के रोल पे भी नजर डालेंगे और जानेंगे फेयर ट्रायल होता क्या है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से. आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. फ्रेंड्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो चुना जाता है स्टेट के द्वारा. जी हाँ, स्टेट चुनता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर गोपाल का जो केस था, आपको पता ही है गोपाल का जो केस था, तो मिस्टर शर्मा ने गोपाल के अगेंस्ट केस फाइल किया था. तो केस क्या हुआ? मिस्टर शर्मा वर्सेस गोपाल, राइट? हम सब यही सोचेंगे. बट असल में हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि कोई भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हुआ, वो हुआ है पूरी सोसाइटी के खिलाफ. इसीलिए जो केस है वो मिस्टर शर्मा वर्सेस गोपाल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टेट वर्सेस गोपाल. जी हाँ, स्टेट वर्सेस गोपाल, क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है वो हमारा जस्टिस सिस्टम कहता है कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट, पूरे स्टेट के अगेंस्ट हुआ है. दैट्स व्हाई द केस विल बी नोन एज स्टेट वर्सेस गोपाल. तो यही रीजन है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो स्टेट द्वारा चुना जाता है. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को. जी हाँ, जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके यहाँ चोरी हुई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना. तो फ्रेंड्स, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल है, जो उसका पार्ट है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो शुरू होता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद. जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है तो आपको पता ही है वो चार्जशीट फाइल करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. तो ये सब जब हो जाता है तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल शुरू होता है. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे ये जो जस्टिस सिस्टम है उसमें, क्योंकि उनका जो काम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है फैक्ट्स, जितने भी सच हैं, जो भी प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, साथ ही जो भी विटनेसेस हैं, जितने भी गवाह हैं जिन्होंने देखा है या फिर सुना है या फिर कुछ भी वो बता सकते हैं केस के बारे में, और जितने भी फैक्ट्स और डिटेल्स हैं उनको अनबायस्ड वे में पेश करना कोर्ट में, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सब इसलिए करते हैं ताकि कोर्ट में एक फेयर जजमेंट निकल के आ सके. क्योंकि अगर वो अपना काम अच्छे से करेंगे, जो विक्टिम है उसकी साइड को अच्छे से कोर्ट के सामने दिखाएंगे, तभी जो पूरा केस है वो अच्छे से समझ आएगा और तभी एक फेयर जजमेंट निकल के आएगा. तो फ्रेंड्स, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज चोजन बाय द स्टेट. यही पढ़ा ना हमने. साथ ही हमने पढ़ा द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑन इट्स बिहाफ, बिकॉज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स विक्टिम्स साइड इन द कोर्ट. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट्स फैक्ट्स, witnesses and evidences before the court so that the court can make a fair judgment. तो फ्रेंड्स, ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में.
अब जानते हैं जो ऑपोजिशन का लॉयर है यानी कि डिफेंस लॉयर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? जो विक्टिम की साइड को प्रेजेंट कर रहा है। और डिफेंस लॉयर कौन है? जो अक्यूज्ड यानी कि जिसपे इल्जाम है क्राइम का, उसको जो डिफेंड कर रहा है उसको डिफेंस लॉयर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, डिफेंस लॉयर वो है जो ये अश्योर करते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसको फेयर ट्रायल मिले। मतलब जितने भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो, ट्रायल्स हो, वो एक फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो सारे विटनेसेस को, सारे प्रूफ्स को अच्छे से परखते हैं। साथ ही सारे जो विटनेसेस होते हैं, जो भी गवाह होते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन भी करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे। प्लस अपने साइड के फैक्ट्स पेश करते हैं कोर्ट के सामने, ताकि जो भी अक्यूज्ड है उसको नॉट गिल्टी प्रूफ कर सके कोर्ट के सामने। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 22 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट यूनिट में, आपको याद होगा। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन होता है, जो भी अक्यूज पर्सन होता है, उसको पूरा राइट है, पूरा चॉइस है अपने पसंद के लॉयर को चुनने का। मतलब डिफेंस लॉयर वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और आर्टिकल 39A, जी हाँ, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉयर असाइन करे उस सिटीजन को जिसके पास सुविधा नहीं है, मे बी वो बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो वो एक अपना डिफेंस लॉयर अगर नहीं चुन पा रहा है किसी वजह से, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो उस इंडिविजुअल के लिए लॉयर असाइन करे। ठीक है ना? तो अगर गोपाल की हम बात करें तो गोपाल के केस में भी यही था। उसकी फैमिली एडवोकेट या लॉयर नहीं अपॉइंट कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा था ही नहीं। तो स्टेट ने गोपाल के लिए एक डिफेंस लॉयर अपॉइंट कराया था। तो डिफेंस लॉयर कौन होता है, क्या करता है वो? सो द डिफेंस लॉयर इज द वन हु assures that the accused gets a fair trial. The defense lawyer thoroughly cross-examines all witnesses and facts presented in the court by the public prosecutor. तो ये तो हो गई बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और डिफेंस लॉयर, यानी कि दो इम्पोर्टेंट साइड्स, मतलब अक्यूज्ड की और विक्टिम की, इन दोनों के लॉयर्स हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जज के बारे में, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे जस्टिस सिस्टम में। जो भी न्याय दिलाना होता है उसका आखिरी जो पूरा स्पॉटलाइट होता है वो जज पे होता है। तो जज क्या करते हैं, वो सारे विटनेसेस को ध्यान से सुनते हैं। जो भी कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं, जब भी होते हैं, तो जज का ये काम होता है सारे विटनेसेस को ध्यान से सुनना, सारे एविडेंसेस को, सारे जितने भी सबूत हैं, प्रूफ्स हैं, उनको केयरफुली परखना, ये भी जज का काम होता है। साथ ही दोनों लॉयर्स यानी कि डिफेंस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि वो अपने अपने साइड की स्टोरी बताते हैं, फैक्ट्स और एविडेंस। जज होते हैं वो बहुत ध्यान से सारी बातों को अपने हिसाब से सुनते हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मतलब फैक्ट्स, विटनेसेस, दोनों साइड्स के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जज डिसाइड करते हैं कि जो अक्यूज्ड है, जो जिस पे ये इल्ज़ाम है क्राइम का, वो असल में गिल्टी है या नहीं है। तो जज का जो काम है वो बहुत अनबायस्ड तरीके से होना चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी का स्कोप ही नहीं होता जजमेंट में। और फेयर ट्रायल्स बहुत ज़रूरी है, मतलब जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट में जज के सामने, वो बहुत
फेयर वे में होना चाहिए, कुछ बायस नहीं, कुछ प्रेजुडिस नहीं, एकदम फेयर वे में होना चाहिए। उसके बाद ही एक जजमेंट आता है जज की साइड से। अगर जो अक्यूज्ड है, जिसपे क्राइम का इल्जाम है, वो गिल्टी पाया जाता है तो जज अपना जजमेंट सुनाते हैं, जिसमें जो भी क्राइम है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से पनिशमेंट जज देते हैं। लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें फाइन भी लगाया जा सकता है उस पे, अक्यूज पे, और प्रिजन टर्म भी दी जा सकती है, यानी कि जेल में भी डाला जा सकता है। जो भी टाइम क्राइम के हिसाब से सूट करता है वो प्रिजन टर्म दिया जाता है अक्यूज को, या फिर दोनों, फाइन भी और प्रिजन टर्म भी, दोनों भी पनिशमेंट के तौर पे जज डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर गोपाल के केस की बात करें, जो हम एग्जाम्पल अभी तक पढ़ रहे थे, तो उसको एक बार देखते हैं कि उसमें आगे क्या होता है। तो गोपाल के केस में हमने आपको बताया कि स्टेट डिफेंस लॉयर गोपाल को प्रोवाइड करता है। तो डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के ट्रायल्स जब शुरू हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने अपने विटनेसेस को पेश करते हैं, साथ ही एविडेंसेस भी दिखाते हैं, सबको क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाता है, और जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए और जो भी और एक आध सर्वेंट थे घर के, उनको बुला के पूछताछ की जाती है, मतलब कटघरे में खड़े करके उनसे क्रॉस क्वेश्चन होता है। साथ ही मिस्टर शर्मा का एक नेफ्यू होता है जो जिस दिन चोरी हुई थी उससे एक दिन पहले वो उनके घर विजिट करने आता है, तो उसको भी बुलाया जाता है कोर्ट में और उससे भी क्वेश्चनिंग की जाती है। तो जब क्वेश्चनिंग दोनों साइड के लॉयर्स करते हैं तो क्वेश्चनिंग के दौरान पता चलता है कि वो नेफ्यू ही था जिसने असल में चोरी की थी। वो कोर्ट में ये चीज कबूल कर लेता है कि उसको कुछ पैसों की जरूरत थी और वो चोरी कर लेता है। तो असल में गोपाल चोर नहीं होता, चोर होता है मिस्टर शर्मा का ही नेफ्यू। तो जज जब ये सब सुनते हैं, सारे विटनेसेस को और सारे एविडेंसेस देखते हैं, तो वो अपना फैसला सुनाते हैं और फ्री कर देते हैं और नॉट गिल्टी डिक्लेयर करते हैं। तो ये वर्डिक्ट गोपाल के फेवर में जाता है, क्योंकि गोपाल असल में चोर होता ही नहीं। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने रोल बखूबी निभाए अच्छे से उन्होंने, और जो जज है वो सब कुछ ध्यान में रख के, सारे एस्पेक्ट्स को समझ के उन्होंने एक सही और फेयर जजमेंट लिया जो कि गोपाल को फ्री डिक्लेयर कर देता है। तो रोल ऑफ द जज को एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, द जज प्लेज अ की रोल इन द एंटायर जस्टिस सिस्टम। The judge carefully listens to all witnesses, looks at evidences presented by both public prosecutor and defense lawyer. He or she then decides whether the accused is guilty or not. If the accused is convicted, the judge gives a judgment. तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फेयर ट्रायल क्या होता है। फेयर ट्रायल ऐसे समझते हैं, चलिए गोपाल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, क्या होता अगर गोपाल के केस में जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई उसकी कॉपी गोपाल को नहीं मिलती, या फिर एफआईआर की कॉपी गोपाल को नहीं दी जाती। अगर ट्रायल हो रहा होता कोर्ट में और गोपाल ही मौजूद नहीं होता, गोपाल ही प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में, या ऐसा होता कि गोपाल को स्टेट डिफेंस लॉयर प्रोवाइड ही नहीं करता, क्या ये फेयर होता? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता कि एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, साथ ही डिफेंस लॉयर भी नहीं प्रोवाइड कराया गया, साथ ही अगर सोचिए कि गोपाल के साथ टॉर्चर हुआ, तो ये सब बहुत ज्यादा अनफेयर होता। तो इसको हम अनफेयर ट्रायल कहते हैं। और हम अब क्या बात करेंगे? फेयर ट्रायल की। जी हाँ, फेयर ट्रायल।
जो अनफेयर नहीं, फेयर हो, बिल्कुल जस्टिफाइड हो। तो फ्रेंड्स, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अ फेयर ट्रायल व्हेन अक्यूज्ड। मतलब अगर कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है, उस सिटीजन का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि उसका फेयर ट्रायल हो। जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो, ट्रायल्स हो, वो बहुत फेयर मैनर में होने चाहिए। और भले ही वो कोई भी कास्ट का हो, क्लास का हो, अमीर गरीब, लड़का हो लड़की हो, कोई भी धर्म का हो, रिलीजन का हो, उससे फेयर ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सारे जो जितने भी सिटीजन हैं वो कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वल हैं। दैट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द आईज ऑफ द लॉ। फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, वो कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी, तभी उसके साथ कोई भी छेड़खानी या खिलवाड़ हो सकता है। यानी कि किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी जो फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, उसमें जो भी डिस्टर्बेंस अगर आए तो वो एक रीजनेबल और फेयर लीगल प्रोसीजर से आना चाहिए। सो द आर्टिकल 21 says that if a person's life or liberty is taken away, so a reasonable or just or fair legal procedure should be followed। क्योंकि किसी भी इंसान की लाइफ और लिबर्टी उसका बेसिक राइट है, तो अगर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस है तो उसके पीछे बहुत इम्पोर्टेंट एक वजह होनी चाहिए, साथ ही एक प्रॉपर अनबायस्ड लीगल प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो अगर हों तभी हम मान सकते हैं कि जो भी ट्रायल हुआ वो फेयर था। यानी कि अब जान लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये होगा कि जो भी अक्यूज्ड है उसको एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी और जितने भी एविडेंसेस हैं जिसके बेस पे चार्जेस लगाए गए हैं उसका कॉपी भी मिलना चाहिए। यानी कि एफआईआर, चार्जशीट एंड ऑल एविडेंसेस बेस्ड ऑन विच चार्जेस आर फ्रेम्ड। तो इसका कॉपी मिलना अक्यूज्ड का एक राइट है। साथ ही जो भी फैमिली है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको परमिशन होती है कि ट्रायल के दौरान, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वो वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। और जो भी ट्रायल होता है वो ओपन कोर्ट में होता है, तो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस अलाउड होती है। साथ ही जो ट्रायल होता है उसमें अक्यूज्ड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर अक्यूज जिस पे इल्जाम लगा है वही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फेयर ट्रायल हम उसे कह ही नहीं सकते। साथ ही ये आपको पता ही है कि डिफेंस लॉयर मिलना बहुत ज़रूरी है अक्यूज्ड के लिए। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो स्टेट उसको डिफेंस लॉयर प्रोवाइड कराएगी। तो ये भी एक एसेंशियल है फेयर ट्रायल का। साथ ही जो डिफेंस लॉयर है, जो भी डिफेंस पार्टी है, उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एकदम प्रॉपरली उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए सारे विटनेसेस को। यानी कि अगर डिफेंस लॉयर चाहे तो कई बार क्रॉस एग्जामिन विटनेसेस को कर सकता है। साथ ही उनको बिल्कुल खुली छूट मिलती है अपने विटनेसेस को और जो भी फैक्ट्स या एविडेंस पेश करने हैं कोर्ट में, ताकि जो डिफेंस लॉयर है वो ये साबित कर सके कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है। तो डिफेंस को एकदम प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए और सारे विटनेस पेश करने के लिए और अपने एविडेंसेस को कोर्ट के सामने रखने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, जो पूरा केस होता है, पूरा जितना भी मैटर है, वो इम्पार्शियली जज किया जाना चाहिए। और जजमेंट का बेसिस क्या होना चाहिए? जजमेंट का बेसिस कास्ट, रिलीजन, जेंडर ये कुछ नहीं हो सकता। और कोई
फेवर्स या कुछ जज के अगर मन में है तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो जजमेंट है वो इम्पार्शियल और फेयर मैनर में जज को देना चाहिए, और बेसिस होता है एविडेंसेस और फैक्ट्स जो भी कोर्ट में प्रेजेंट हुए। और जैसे हमने आपको बताया था कि जो जज जजमेंट देते हैं वो प्योरली बेस्ड ऑन जितने भी प्रूफ्स, फैक्ट्स और विटनेसेस कोर्ट में पेश हुए, उनके बेसिस पे जजमेंट डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, ये था फेयर ट्रायल। अब इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अ फेयर ट्रायल व्हेन अक्यूज्ड। The accused is given a copy of FIR, charge sheet, and all evidences based on which the charges are framed on him or her. Family and friends can be present at the trial that is held in an open court. Family and friends of the accused. Plus, the trial is held in the presence of the accused. The accused is defended by a lawyer, which, if necessary, should be provided by the state. The defense is given ample opportunity to cross-examine all witnesses and present witnesses to prove that the accused is not guilty. Matter is judged, that is, the case is judged impartially on the basis of evidences and facts presented in the court. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो अब तैयार हो जाइए फटाफट सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। और वो एक्सरसाइजेज हम लोग अपनी ऐप पर कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेज सेंड कर दूँगी। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।